आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में प्रगति पत्थर तुम्हें भरना है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला शक्ति से कराने जा रहे हैं जो स्वयं में महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। जी हाँ, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए सराहनीय सहयोग दिया है और आज भी देती आ रही हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी के बारे में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपका और आपके शो का भी, कि मैं देखती रहती हूँ कि बहुत अच्छा आप कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, कहते हैं ना कि जो अपनी ज़िंदगी में परिश्रम करते हैं और उनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से निखरता चला जाता है और सफलता की बुलंदियों को वो छूते चले जाते हैं, और आपका व्यक्तित्व भी यूं ही प्रभावशाली है। मैम, पूछना चाहेंगे आपसे आपके बचपन से लेके अब तक के सफ़रनामे के बारे में। मैं बताऊँगी कि मैं बहुत सामान्य मिडिल परिवार से रही हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा श्रीनगर, कीर्तिनगर जी और ऋषिकेश, जो मैंने शादी के बाद की है जी। और मूल रूप से मेरा जो जन्म हुआ है वो पौड़ी के ही गांव से हुआ है। पौड़ी के ओणी नाम के जो स्थान, वहाँ से हुआ है। और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे कहीं, मतलब इस तरह से मैं सामाजिक उसमें काम करने का, कि शादी तक तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब मुझे ये लगता था कि परिवार ही देखना है, बच्चे ही देखने हैं। जैसे शादी मुझे लगा कि 83 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद बच्चे, तो बच्चों के साथ मतलब अच्छे से उनको देखना, उनके पढ़ाई वढ़ाई उनका ध्यान देना। उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ जीवन में आया। 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई और हाउसवाइफ थी, पूरी तरह से हाउसवाइफ थी। 2003 में मैं जिला पंचायत सदस्य बनी। 2004 में मैं जिला अध्यक्ष बन गई। महिला मोर्चा कोटद्वार संगठन का जिला था और वो बनी। तो फिर उसके बाद मैं एक्टिव तो रहती थी, काम तो मैं करती थी, क्षेत्र में मैं हर समय रहती थी और दूरस्थ क्षेत्रों में पैदल बहुत चली हूँ। और मुझे लगता कि हर महिला के साथ इस तरह से मेरा रहता था कि सबको ये लगता था कि हाँ, ये हमारे साथ की, हमारे बीच की हैं, और ऐसे ही काम करते थे। उसके बाद फिर 2007 में संगठन ने मुझे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। क्या बात है। और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। एक साधारण महिला के रूप में ही मैंने काम किया। और आपको बता दूं कि मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, जिम्मेदारियां बहुत थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे। पहाड़ की महिलाओं को विशेषकर किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है और किस प्रकार से संघर्ष करके, क्योंकि आज आधी आबादी महिलाओं की क्या है, पहाड़ों में ही है और पति उनके बाहर हैं, कोई फौज में है, कोई किसी तरह से हैं, तो वो पूरी तरह से घर को किस प्रकार से देखभाल कितने करती हैं। तो उनके साथ रहने का मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला, उनके साथ रहने का, उनके वास्तव में उनकी दिक्कतों को जानने का, वो सारी चीज़ों का अनुभव मुझे रहा। तो मुझे लगा कि वास्तव में पहाड़ की महिला पहाड़ जैसी होती हैं। 1-1.5 साल से मैं महिला आयोग में हूँ और महिला आयोग के माध्यम से मैं देख रही हूँ कि वास्तव में किस तरह से महिला सब कुछ कर सकती। परिवार को अगर चला सकती तो महिला चला सकती है। किसी परिवार को बहुत अच्छे से, बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती तो महिला दे सकती है। आज हम श्रीमती कुसुम कंडवाल जी को उत्तराखंड की प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में देखते हैं। आप बचपन में कैसी थी? बचपन में साधारण ही थी। बचपन में नटखट तो बहुत थी जी। हाँ, नटखट बहुत थी
और जैसे कि हमारे घरों में होता तो घर के काम से बचती थी, घर के काम बिल्कुल नहीं करती थी, निकल जाती थी स्कूल से आना। और मेरे पिताजी चिकित्सक थे, तो पिताजी के साथ ज़्यादा समय रहना कि घर से बस बस्ता फेंको और निकल गए। तो ये नटखट था, लेकिन ऐसा नहीं, शादी के बाद पूरी जिम्मेदारी संभाली, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब मुझे लगता है, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, हर महिला से कहना चाहती हूँ, हर बहन से कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के परिवार को अगर चलाने में जितनी भूमिका महिलाओं की होती है ना, तो आज क्या है कि हमें समाज के लिए, हमें आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत हो, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, उत्तराखंड हो या देश का भविष्य हो, हम माँ जैसे सिखाती है बच्चा वैसे सीखता है। हमारी माँ ने हमें जो सिखाया हमारे दिमाग में हर समय वही बना रहता कि माँ ने ये कहा था कि ये चीज़ सही है, तो वही चीज़ हमें सही लगती है। तो अगर हमें अच्छी बात, अच्छे संस्कार दिए जाएं तो हमें लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं। और दूसरा मैं कहती हूँ कि भाई आने वाले भविष्य के लिए, हमें इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जो धरोहर है हमारी, वो बच्चे अच्छे निखर के आएंगे तो एक सशक्त राष्ट्र हमें मिलेगा। बिल्कुल मैम, कहते हैं ना कि सभी का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन वो संघर्ष बहुत सहज लगने लगते हैं जब परिवार का सहयोग उन्हें मिलता है। तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। परिवार का सहयोग तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब मैं राजनीति में आई थी तो उसमें मेरे देवर खुद अपनी नौकरी छोड़ के और कलकत्ता से, और वो गांव की ओर मुड़े। जब मेरे पास आए उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जिला पंचायत लड़िए। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, वो तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, मैं क्योंकि मैं बाहर निकल जाऊंगी तो ये पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं आई तो मुझे लगा ऐसा नहीं है, और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ बढ़ाया। और मेरे पति का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मेरे पति का मुझे आगे बढ़ाने में जितना रोल रहा है उतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पति स्वयं डॉक्टर थे और एक सरकारी चिकित्सक, समय पे अपनी ड्यूटी करना और वो ड्यूटी पे जाना, और उसके बाद मुझे भी निकलना। और मेरे मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटों को पढ़ाई, उस समय मुझे लग रहा बड़ा बेटा मेरा 12th में था और छोटा बेटा मेरा 9th में, कुछ ऐसा है मुझे ध्यान। हाँ, दोनों ऐसे थे। तो दोनों को ऐसी स्थिति थी कि भाई उनके भविष्य का सवाल था। तो बच्चों को भी लगता था कि मम्मी अगर बाहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। हम होता ही है कि कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ये पढ़ पाएंगे, लेकिन नहीं, बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। आज बड़ा बेटा मेरा खुद की अपनी कंपनी चलाता है और छोटा बेटा भी मल्टीनेशनल कंपनी में है, इस समय नीदरलैंड में है। और बड़ी बहू बेटे की जब शादी की, बड़े बेटे की, तो बहू ने लॉ कर रखा था, और तो उसका मन था कि मुझे तो जुडिशरी में जाना है, जज बनना है। तो फिर हमने कहा, परिवार ने पूरा सहयोग किया। आज वो दिल्ली में 30,000 में जज है, और सबके सहयोग से। बिल्कुल। हाँ, वो बनी है, उसने दिल्ली में टॉप 2 में आई है। तो बच्चे भी मेरे दोनों अच्छे संस्कारिक हैं, बढ़िया हैं। और सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग मेरे पति का रहता है। मेरे पति अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन मेरे पति कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और मेरे पूरे परिवार का मुझे सहयोग मिला। और उससे पहले सास ससुर थे, अब तो नहीं थे, तो उन लोगों का भी बहुत सहयोग मिला। तो संघर्ष बहुत था। संघर्ष फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि जब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर संघर्ष भी गौण हो जाते हैं। और वास्तव में संघर्ष करके ही सब कुछ मिला। मेरे आगे पीछे कोई राजनीतिक ऐसी मेरी अप्रोच भी नहीं कोई मुझे आगे बढ़ाने वाला। अपनी सोच और समझ के से ही आगे बढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, संगठन का काम कर रही हूँ, और उन्होंने आज इस पद पे मुझे बिठाया है। ठीक है, इसमें भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे बहनों के साथ काम करने का, महिलाओं की समस्याओं का समाधान काम करने का मौका मिला है। तो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। ये जीवन समाज सेवा के लिए होना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कुसुम जी, और आपका व्यक्तित्व से साफ साफ दिखाई भी देता है, सब साफ साफ झलकता भी है। तो पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके अनुसार कितना ज़रूरी है एक महिलाओं को शिक्षित होना। और कई कार्यक्रम हम देखते हैं आप आयोजित भी करती हैं, कई कार्यक्रमों में आप प्रतिभाग भी करती हैं, और अभी भी आप किसी कार्यक्रम से ही आ रही हैं जहां महिलाओं के उत्थान की बात होती है, वो जगह पे आप जुड़ी होती हैं। तो आपका आने वाले समय में क्या लक्ष्य है, वो पूछना चाहेंगे।
ऐसा है, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिलाओं का शिक्षित होना जी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो महिलाएं, आपने देखा है कि महिलाएं कहाँ कौन से स्थान में कहाँ नहीं है, सर्वोच्च पदों पे हैं। जी। और बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर हमारी उत्तराखंड की बेटियां तो कहाँ कहाँ नहीं टॉप कर रही हैं। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी पीछे नहीं हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हों, चाहे वो सैन्य हो या कहीं हो, हर जगह वो आगे आ रही हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी समाज को सुदृढ़ बनाना या उसे सशक्त बनाना, उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और क्या है कि पहले समय में क्या था, पहाड़ में इतना शिक्षा का स्तर नहीं रहता था, क्योंकि कहीं 8th तक ही रहता था, फिर दूर नहीं भेजते थे लड़कियों, कहीं 10th ही रहता था, 12th ही रहता, तो आगे शिक्षा नहीं कर पाते थे। फिर उस समय अभाव भी था, पैसे का भी अभाव रहता था, तो कि शहर में जाके बेटियों को पढ़ा लें या वो करें। लेकिन आज बेटियां शिक्षित हो रही हैं। और निश्चित ही मैं कह रही हूँ, जो ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेटियों को आगे आना चाहिए, और विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में तो ज़रूर आना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिला को आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही में मैम पूछना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की यहाँ बात हो रही है, उनके उत्थान की यहाँ पे बात हो रही है, तो किस प्रकार से हम समाज में जितने भी लोग हैं, हम कैसे सहयोग दे सकते हैं कि हमारा समाज और ज़्यादा बेहतर हो सके? महिला आयोग, हम लोग घरेलू हिंसा, ये सारी चीज़ें तो हम रोज़ देखते हैं, ये हमारी प्राथमिकता भी है। ये महिलाओं को उत्पीड़न, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ महिला कैसे सशक्त हो, उसके लिए भी महिला आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। उसमें क्या है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से, उनके साथ मैं खुद भी मेरी कई मीटिंगें भी हो चुकी हैं। और क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि महिला अपने पैरों पे अगर खड़ी होगी तो मुझे लग रहा है निश्चित ही वो घर भी सुदृढ़ होगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमें उन्हें कैसे रोज़गार हम उन्हें उपलब्ध कराएं, आत्मनिर्भर बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत जगह मैंने देखा है कि अभी मैं कई समूह की बहनों से मिली हूँ और वो अच्छा काम कर रही हैं। और मेरा उनसे कहना है कि जो जहाँ पे है वो चाहे चमोली में रह रहा है, चाहे वो पौड़ी के दूरस्थ क्षेत्र में रह रहा है, जो चीज़ वहाँ पे, जो उत्पाद वहाँ पे हो रहा है, जो दालें वहाँ पे हो रही हैं, या कोई कहीं हल्दी हो रही है, या कहीं अदरक हो रहा है, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कौन से क्षेत्र में अदरक अच्छा होता है, कौन से अरबी अच्छी होती है, कौन से क्षेत्र में। तो वो हमारा वो कहना कि आप वहीं पे रहें, आप वहीं से आपको कैसे हम मतलब आपको बाज़ार उपलब्ध कराएं। इसमें मेरी खुद की भी कोशिश है और महिला आयोग की भी कोशिश है कि हम उन बहनों को वहीं तक स्वरोजगार से जोड़ें, वो सशक्त हो। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो महिलाएं रास्ते से भटक चुकी हैं, जो थोड़ा गलत रास्ते पे जा चुकी हैं, उन्हें वापस लेकर हम कैसे उन्हें फिर से समाज में स्थापित करें और फिर वो अपने पैर में खड़े अपने रोज़गार से जोड़ें। ये भी खुद की कोशिश है, हमारी कोशिश है। दूसरा, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग महिला नीति बनाने जा रहा है और उसमें आपको भी पता ही, आप भी रही है, और वो नीति हमारी बहुत जल्दी बनेगी। जी मैम, साल 2025 में हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा और महिलाओं की भूमिका राजनीति में काफ़ी कम दिखने को मिलती है आज पे। हालांकि आरक्षण तो मिला है महिलाओं को। तो आप इससे पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ पे हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को देखती हैं आने वाले समय में? ऐसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड की महिला तो अपने में बहुत सशक्त है जी। और आपने देखा होगा, मैं तो दूरस्थ से चमोली में भी गई हूँ। जब मैंने चमोली की महिलाओं को देखा, वो इतनी अच्छी वक्ता होती हैं, बहुत अच्छे से वो अपनी बात रखती हैं और प्रधान भी होती हैं, बीडीसी मेंबर, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, वो सभी जगह पहाड़ की। ऑल तो मैंने जब देखा है तो मैंने कहा बहुत अच्छे से सशक्तिकरण, और ये मतलब इससे बढ़िया सशक्तिकरण का तो कोई होगा ही नहीं। अपनी बात रखती हैं। और जब से हमारे यहाँ पंचायतों में 50% आरक्षण हुआ,
तो महिलाएं हैं ऐसा नहीं, थोड़ा परसेंट ऐसा हुआ होगा जहाँ पति हावी होगा। अब महिलाएं चाहे जैसा भी अपना बात खुद रखती हैं और रखने में सक्षम भी हैं, अपनी बात खुद रखने में सक्षम है, अपनी बात रखने की वास्तव में मेरे गांव में क्या कमी है, क्या है, उसे कैसे पूरा करना है, अधिकारियों तक बात करना, तो उसमें तो कोई। लेकिन आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की महिला तो हर जगह मुझे लगता है पाई जा, हर जगह हर पद पे हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। और आने वाले समय में चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह बढ़ चढ़ के उसकी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी। तो मैम कहते हैं ना कि पहले की जो महिला थी तो वो मानती थी कि माथा मेरा बिंदिया उसके नाम की, नाक मेरी लौंग उसके नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र उसके नाम का, कलाई मेरी मेहंदी उसके नाम की, और चूड़ियाँ भी उसके नाम की, और पेट मेरा, कोख मेरी बच्चा भी उसके नाम का, घर के बाहर लगी नाम प्लेट भी उसके नाम की, तो नारी का अस्तित्व किया। लेकिन आज आप जैसी महिलाएं जब इस पद पे हैं और आपके द्वारा इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है, और अच्छा लगता है देख के कि जब एक महिला होने के नाते और दूसरी महिला को इतना ऊंचाइयों पर बढ़ता हुआ देख के, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ही से जानना चाहेंगे कि जो आज की नारी है उनके माध्यम से हम समाज में एक क्या कुछ नया कर सकते हैं, आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड की क्या दिशा बदल सकते हैं? कंचन जी, पहला उदाहरण तो आप हैं, आप पत्रकारिता में इतना बढ़िया कर रही हैं, इतने अच्छे से आपने तो हम लोगों का नाम भी गौरवान्वित किया है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, मैं आपका देखती रहती हूँ। तो ऐसा आने वाली पीढ़ी में ये देखो, यही है कि हमें हर जो भी कोई भी महिला आगे बढ़ना चाहती, जिस क्षेत्र में भी आना चाहती है, उसे स्वतंत्र। आज तो ये भी नहीं है ना कि ये डॉक्टरी बनेगा, इंजीनियरिंग बनेगा या यही बनेगा, और उसे जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें वो आगे बढ़ जाता है। और आने वाले टाइम में हमारी बेटियां भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, और आने सशक्त रूप से उत्तराखंड भी उनके हाथों में आएगा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो परिदृश्य होगा वो महिलाओं का सशक्तिकरण का 2025 एक बहुत अच्छे से महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मैम, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? मैं माननीय मोहन चंद खंडूरी जी जनरल साहब रहे हैं जी। उनके साथ मुझे काम करने का मतलब, साथ क्या मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका था वो बहुत, और मुझे जो समय से पहले आती हूँ उनसे सीखा है। माननीय जनरल साहब का मुझे लगता था कि क्योंकि उनके साथ बहुत, वो सांसद रहे हमारे क्षेत्र में, और मैं वहाँ पे मैं जिला पंचायत सदस्य रही थी। मैम, पूछना चाहेंगे कि यूँ तो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, काफ़ी सारी योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए चला रहे हैं, उनको सशक्त करने के लिए हैं, तो आपके माध्यम से किस प्रकार तक गाँव की महिलाओं तक भी वो योजनाएँ पहुँच रही हैं, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। अभी इन 1.5 सालों में मैंने लगभग मात्र 1-2 ज़िले ऐसे होंगे जो अभी छूटे होंगे, लेकिन लगभग सभी ज़िलों में मैंने अधिकारियों की बैठकें लेके, और उसमें विशेष रूप से जो महिलाओं की योजनाएं हैं कि क्या वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं कि उनकी हकीकत क्या है, क्या वहाँ तक पहुँच पाती हैं, ज़मीनी महिलाओं को क्या वो लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, उसकी मैं मॉनिटरिंग करती हूँ। और मैं पूरी अधिकारियों के साथ बैठकर एक एक विषय पर कि कौन इस योजना में कितनों को लाभ मिला है, कितने लाभार्थी हैं, और एक योजना की, और उनसे कहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आप बस ये एक पेपर में बना के लिया, अखबारों या कागज़ों तक ही सीमित ना रहे ये योजनाएं। वास्तव में जिनको योजनाओं का लाभ चाहिए वहाँ तक पहुँचना चाहिए। महिलाएं कोई अपनी गाय भैंस कुछ खरीदना चाहती है, तो क्या उनको लोन मिल रहा है, वो सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है, पूरी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रही हूँ। आयोग के माध्यम से मैं अपने कार्यक्रम लगाती हूँ। जो काउंसलिंग के बाद जो मुझे समय मिलता है उसके बाद मैं अपना कार्यक्रम लगवा देती हूँ। और जिले से मैंने लगाया, अभी कई बहुत सारे ज़िलों में मैं सारी योजनाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पुलिस हो, हर विभाग की समीक्षा करके कि जो योजनाएं हैं क्या वो योजनाएं धरातल पर हैं या नहीं हैं, या स्कूलों में शौचालय साफ हैं या नहीं है, या वास्तव में जो भी जिस तरह की भी चीज़ सरकार के द्वारा उनको
दी जा रही है, वो योजनाएं वहाँ तक पहुँच पा रही हैं, आम जनता तक पहुँच पा रही है, आप महिला तक पहुँच पा रही है नहीं पाए, या उन्हें जानकारी भी है। उन्हें मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि ग्राम सभा की जो खुली बैठक होती है उसमें आप कहिए, आप मॉनिटरिंग कीजिए और उनसे कहिए कि ये योजना है, महिलाएं समझे कि हमारे लिए क्या क्या सरकार कर रही है। उत्तराखंड की महिला और सशक्त हो और नाम रोशन करे, भारत ही नहीं भारत से बाहर विदेशों में जाके एक सशक्त, एक उदाहरण बने। और मैं हम पूछना चाहेंगे कि जो हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से समाज में कलंक लग जाता है, उनके लिए विशेषकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है और मेरा तो उनसे यही कहना है कि देखो, अगर किसी से कुछ गलत हो जाता है, अगर वो वहीं से संभल जाए और फिर से वो कुछ अच्छे रास्ते पे, हमें कितनी मुश्किल से ये शरीर मिलता है और ये मानव जीवन हमें मिलता है, और इसमें अगर हम कुछ अच्छा करके जाते तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं तो प्रत्येक सबको कहना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ इस शरीर से कुछ करके जाएं हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग नाम लेने वाले कि अरे उसने मुझे ये सहायता पहुंचाई थी। और जो कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं तो महिलाओं की बात करूँ जो नशे की तरफ, जिनके बेचारी पति नशे की तरफ रहते हैं, वो इतने उनका जीवन इतना दुभर हो जाता है कि वो मार भी खाती हैं, काम भी करती हैं, वो उससे पैसे छीन के भी ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि वास्तव में हम कैसे फिर से अपने बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे बनाएं, और जो गलत आदतें हैं वो छोड़ें और फिर से एक नया जीवन जीने के लिए और परिवार को एक नई खुशी देने के लिए वो आगे आएँ तो अच्छा ही है। तो मैम, कुछ महिलाएं ऐसा हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन चार दीवारी के अंदर ही रहकर रह जाती हैं, उनका जीवन वहीं तक सीमित रहता है। उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या कैसे उनको उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं कि वो भी अपने गुणों को समझें, अपने टैलेंट को समझें और समाज में उभर कर सामने आएँ? आपका संदेश। जब मैं दूरस्थ क्षेत्रों में जाती हूँ, अभी मैंने कई जगह टिहरी ज़िले के, पौड़ी ज़िले के ऐसे इंटीरियर जगह जाके मैंने महिलाओं के साथ बैठकें की हैं और उन्हें मैंने कहा आप अपने को पहचानें। महिला की जो ताकत है, मुझे लगता वो ताकत किसी में, क्योंकि आप जितने अच्छे से आप अपने परिवार को चला रही हैं, जितने अच्छे से आप देख रही हैं, पूरी दिनचर्या का आपको रहता है कि गाय को देखना है, खेत का काम करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, खाना भी बनाना है, वो तैयार करना है, जितने अच्छे से आप कर सकती हैं ऐसे आप अपने लिए भी, मैं जो आपके गाँव में जो चीज़ आपको लग रहा है, आपको मतलब जिस चीज़ में आपको लगता है कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ किसी भी चीज़ को, तो उससे आप और अच्छे से डेवलप करके उसे वहाँ से हम बाज़ार तक ले लाने का रास्ता भी हम बता देंगे कि आपको थोड़ा उसमें आर्थिक मदद भी मिलेगी और आप सशक्त भी होंगे। और निश्चित ही महिला अगर चाहेगी तो सब कुछ महिला की देन है। मुझे लगता है महिला तो अपने आप को समझने की बात होती है, अपने को कमज़ोर न समझे। नारी तो कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। अगर नारी चाहेगी तो घर को स्वर्ग बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल, दुर्गा रूपी हुई है, काली रूपी वही है, सारे वही है और आदि शक्ति भी वही है। तो महिलाएं तो सब कुछ कर सकती हैं। कहते हैं कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन भ्रूण हत्या की बात होती है। कहते हैं कि जब नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं तब तो उन दिनों कन्याओं को पूजा जाता है देवी समान, लेकिन उसके बाद समाज में ही ऐसे लोग हैं जो भ्रूण हत्या भी करते हैं। आपका संदेश। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज तो आप भी देख रहे हैं रेशियो में भी अंतर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है उससे काफ़ी अंतर आया है। और लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेटी नहीं रहेगी तो क्या बेटा भी आपको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल है, अगर बेटियां ही नहीं रहेंगे तो फिर आज तो बच्चों के लिए बेटियां ही नहीं मिल रही हैं, शादी ही कहाँ से होगी। इसलिए जितना ज़रूरी बेटा है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बेटी है। अगर बेटी रहेगी तो
समाज भी चलता रहेगा और हमें बेटे भी मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल। कुसुम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी कि मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन पा लेता है वही मंजिल जो कभी हार नहीं मानता। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ गीत कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान श्रीमती कुसुम कंडवाल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।